नमस्कार साथियों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। शारीरिक शिक्षा से संबंधित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के सरलीकरण में प्रश्न पत्र 5 लेकर आया हूँ। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को अभ्यास करना पड़ता था। प्राचीन ओलंपिक में क्या था कि जो भी खिलाड़ी भाग पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको एक विशेष खेल विशेषज्ञ के अंतर्गत अभ्यास करना पड़ता था। वो अभ्यास 10 माह का रहता था। तो ऑप्शन में आते हैं हेलेने डिकार्ड, पेडोनोमस, पेडोट्राइप और स्फेरिस्टिस। ऑप्शन डी देखते हैं तो इसमें स्फेरिस्टिस जो थे वो एक तीरंदाजी प्राचीन ओलंपिक में जब होता तो उसके प्रशिक्षक को तीरंदाजी के प्रशिक्षक को हम स्फेरिस्टिस कहते थे। पेडोनोमस पेडोनोमस शब्द हमें स्पार्टा काल से मिलता है। वहाँ पे एक जो वहाँ की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसको एगाग कहते थे, और एगाग मतलब क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली की जो कर्ता धर्ता थे उसमें जो कर्मचारी थे उनको हम पेडोनोमस के नाम से जाने जाते थे। पेडोट्राइब क्या थे? पेडोट्राइब जो की बात करेंगे तो हम आते हैं पूर्व उत्तरार्ध रोम काल में। तो वहाँ पे जो पेडोट्राइब होते तो वो जो वहाँ पे जो स्कूल थे उसको हम पैलेस्ट्रा के नाम से जानते थे, और उस पैलेस्ट्रा में जो शिक्षक होते थे उन शिक्षक को हम पेडोट्राइब के नाम से जानते थे। और वही पेडोट्राइब जो विशेष विशेषज्ञ होते थे जिनके अंतर्गत प्राचीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला खिलाड़ी 10 माह तक प्रशिक्षण लेता था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पेडोट्राइब। प्रश्न संख्या 2 है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है, जिन्होंने सब पहला मनोविज्ञान का लैब भी इस्टेब्लिश किया था। और खेल मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड, जॉन बी वाटसन, स्किनर, कोलमैन ग्रिफिथ। तो ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे एक ऑस्ट्रिया यानी वियना के निवासी थे, और उन्होंने एक मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिसिस थ्योरी के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने बताया कि बालक जो है खेल के माध्यम से ही उसके अंदर जो भावना होती है, इच्छा होती है, उसको पूरा करता है। और उसके आधार पर ही उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी के आधार पर ही हमें मन को 3 स्तर पर समझाने का प्रयास किया था। जो है पहला चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन, तीसरा अचेतन मन। जो चेतन मन होता है वो वर्तमान अवस्था होती है। जैसे हम आपको जो भी चीज़ बताते हैं वो चेतन मन के माध्यम से बताते हैं। जो भी डिस्कस होता है वो चेतन मन के माध्यम से होता है, यानी कि जो जिस समय जिस चीज़ पर हमारा मन एक्टिव है वो चेतन मन कहता है। दूसरा होता है अर्धचेतन मन। कुछ चीज़ें जो होती है जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो वो ऐसी स्थिति आती है कि तुरंत वो चीज़ें याद नहीं आती, वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, और दिमाग पे जोर जब डाला जाता है तो वो याद आ जाती है। तो उस मन को हम अर्धचेतन मन के नाम से जानते हैं। और एक अचेतन मन जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये पूरे माइंड का 90% का हिस्सा होता है, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में जानते, उस चीज़ के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, उसका डेटा हमें उपलब्ध नहीं होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। जॉन बी वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यवहारवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और एक मनोवैज्ञानिक स्कूल की अमेरिका में स्थापना भी की थी। जो व्यवहारवाद है वो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक तथ्यों और उद्देश्यों पर जोर देता है, यानी कि वो वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानता है, उसको हम व्यवहारवाद कहते हैं। और इसी व्यवहारवाद को वाटसन ने लोकप्रिय बनाया था। और स्किनर
एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने थार्डनाइक का जो सीखने का तीसरा नियम है, प्रभाव का नियम, उससे प्रभावित होकर एक सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसको हम क्रिया प्रसून्न अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑपरेंट लर्निंग के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने एक चूहे पर प्रैक्टिकल किया था और उससे जो उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ, उस रिजल्ट को ही उन्होंने क्रिया प्रसून्न अनुबंध सिद्धांत नाम दिया था। इसका विस्तृत में अध्ययन बाद में करेंगे। और ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ भी एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1918 में अमेरिका में खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला यानी लैब की स्थापना की थी, जिसके लिए इनको खेल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है, किसने दिया? फ्रोबेल, थार्डनाइक, जॉन डेवी और डॉक्टर राधाकृष्णन। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ऑप्शन डी है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन डी की अगर बात करें हम, जॉन डेवी ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है प्ले इज लाइफ थ्योरी, यानी खेल जीवन की धारणा है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो हमारा शिक्षा है वो एक दर्शन पे आधारित है, एक सोच यानी विचार पे आधारित या फिलॉसफी पे आधारित है, जिसका केंद्र जीवन होता है। और हमारा जो खेल है वो क्रिया पर आधारित होता है। जुधारो यानी प्रत्येक मनुष्य प्रकृति में तत्पर, कोई भी काम करने के लिए तत्पर होता है। तो जॉन डेवी ने इसमें हमें खेल ही जीवन की धारणा में बताया कि खेल जीवन भर विभिन्न रूप धारण करके मनुष्य की जो गतिविधि है, सक्रियता है, उसको बनाए रखती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे उससे उनके खेल की प्रकृति, उनकी रूप बदलता रहता है। ऑप्शन ए है फ्रोबेल। फ्रोबेल एक पहला शिक्षा शास्त्री था जिन्होंने बताया कि बच्चे को जो है खेल के द्वारा शिक्षा देने की बात कही और बताया कि बालक खेल में ज़्यादा रुचि रखता है, जिसके लिए उसको खेल के माध्यम से अगर शिक्षा दी जाए तो वो एक बेहतर होती। इसके लिए उन्होंने एक किंडरगार्टन नामक पद्धति का या सिद्धांत की शुरुआत की, जिसमें छोटे बालों को सीखने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो थार्डनाइक है। थार्डनाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी दिए थे। इसमें इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रैक्टिकल या प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस के रूप में भोजन को अपनाया, जिससे अनुक्रिया प्राप्त होती थी। जो बिल्ली उसमें अनुक्रिया पर, क्योंकि बिल्ली को उसने एक पिंजरे में बंद रखा था और पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए एक लीवर का प्रयोग करना पड़ता था। तो जब थार्डनाइक था, जब भोजन यानी उद्दीपक के रूप में उत्तेजन करने के लिए भोजन को जब बिल्ली के पास ले जाया था, तो बिल्ली भोजन को खाने के लिए पिंजरे से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन फिर वो लीवर को दबाना पड़ता था, तो उसमें उछल कूदते हुए अचानक लीवर दब जाता था। और हमेशा ये प्रक्रिया दोहराने पर देखा गया कि लीवर अब बिल्ली एक ही बार में दबा दे रही है, अर्थात वो धीरे धीरे उन्हें सीखने की प्रक्रिया बढ़ गई। हमेशा गलती करती, हमेशा उसको सुधारता, धीरे धीरे उसकी त्रुटि खत्म हो गई। तो इसी सिद्धांत से हमें उनकी एक प्रयास और त्रुटि सिद्धांत भी प्राप्त हुआ, या इसी को हम
उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को हम ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा गया। अब ऑप्शन डी है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज और सभी। जो लाइपेज है और एमाइलेज है, ये और रेनिन तीनों एक प्रकार के एंजाइम है, जिसमें से लाइपेज और एमाइलेज जो है अग्नाशयी यानी पेनक्रियाज से प्राप्त होते हैं, और जो रेनिन होता है वो हमारे आमाशय से प्राप्त होता है। ठीक, रेनिन जो है दूध में जो घुलनशील प्रोटीन आते हैं उस पर क्रिया करके वो प्रोटीन को हमें केसिन में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये एंजाइम जो होता है रेनिन, वो दूध को आमाशय यानी कि पेट में फाड़ देता है, जिससे उसके केसिन पर पेप्सिन द्वारा आसानी से क्रिया की जा सके। और लाइपेज जो होता है वो पेनक्रियाज से स्रावित होता है, और यह फैट यानी कि वसा पर क्रिया करके उसको बसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिसको ब्लड हमारा रक्त उसको एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेता है। और एमाइलेज जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उस पर क्रिया करके उसको जो एमाइलेज होता है वो चाहे वो पॉलीसेकेराइड के रूप में हो, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में हो, उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक, और रेनिन जो बताया कि ये दूध की जो घुलनशील प्रोटीन होती है उस पर क्रिया करके दूध को फाड़ देता है। यही तो ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होता है। प्रश्न 5 है, जीभ के टेस्ट बड्स निम्न ऊतक हैं। रोमन, ग्रंथिल, संवेदन और संयोजी। ये चारों एक प्रकार के ऊतक हैं। ऊतक जो होते हैं कई समान प्रकृति और समान कार्य की जो कोशिकाएं होती हैं उनके मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। उनकी प्रकृति अनुसार ही और कार्यानुसार ही ऊतकों का निर्माण होता है। तो जो रोमन ऊतक होते हैं वो हमारे त्वचा के ऊपर और भी जो भी हमारे अंग हैं या तंत्र हैं उनके ऊपर की जो परतें होती है वो रोमन ऊतक के रूप में पाई जाती है। और ग्रंथिल ऊतक क्या है, जैसे हमारी ग्रंथियां होती हैं लीवर, पैनक्रियाज, आमाशय, अग्नाशय, किडनी, ये सब जो होते हैं ये ग्रंथिल ऊतक से मिलके बनी होती हैं। एक होती है संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमारा रक्त हुआ, अस्थि हुआ, कार्टिलेज हुआ, मतलब शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको संयोजी टिश्यूज यानी कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। और ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का उत्तर होता है संवेदन ऊतक। संवेदन ऊतक का मतलब होता है जिन ऊतकों से हमको संवेदनाएं मिलती हैं, कुछ महसूस होता है, उसको हम संवेदन ऊतक कहते हैं। जैसे आँख का ऊतक, कान का ऊतक, त्वचा का ऊतक। ठीक उसी प्रकार जो जीभ के टेस्ट बड्स होते हैं उसके माध्यम से हमें स्वाद की महसूस होता है, तीता है, मीठा है, खट्टा है, तो ये एक प्रकार का संवेदन है। इसलिए जीभ के जो टेस्ट बड्स के ऊतक होते हैं वे संवेदन ऊतक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6, श्वसन क्रिया का उत्पाद है। यानी कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन पूर्ण होने के बाद जो चीज़ उत्पाद होता है, निकलता है, उसमें क्या क्या होता है। CO2 और जल या दोनों, और गैस के रूप में तो CO2 और भी गैसेज निकलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो CO2 होता है और उसके साथ जल की कुछ वाष्प भी निकलती है। जैसे अगर सांस हम को हथेली सामने लगा के छोड़े तो उसमें कुछ नमी सा महसूस होता है। इसलिए
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उस ऑप्शन बी CO2 और जल होता है, श्वसन उत्पाद क्रिया के उत्पाद में प्राप्त होता है। और प्रश्न संख्या 7 है, सरल कार्बोहाइड्रेट से संबंध में सम्मिलित है, सरल कार्बोहाइड्रेट से संबंध में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाता है। जो 3 रूप में पाया जाता है, मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसेकेराइड के रूप में सुक्रोज और माल्टोज, लैक्टोज पाए जाते हैं, और पॉलीसेकेराइड के रूप में स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जूस जैसे जूस हो गया, वाटर हो गया, इस रूप में ये पाए जाते हैं। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये अनाज से जो प्राप्त होते हैं, इनको जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन दिया गया एनर्जी ड्रिंक, पेस्ट्री, जैन, अनाज, दाल, तो सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में वही कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित होंगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, और लिक्विड फॉर्म में इसमें एनर्जी ड्रिंक, पेस्ट्री और जैम, सॉरी उसमें गलत टाइप हो गया, जैम होगा जैन की जगह। तो इसमें जब ऑप्शन इसका सही होगा ABC में, ऑप्शन C जो है वो सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। और प्रश्न संख्या 8 है, जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति विषयक नियमों में से 3 नियम उन्होंने दिया। पहला नियम उनका था लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। दूसरा नियम था लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। इसको बल का नियम भी कहते हैं, संवेग का नियम भी कहते हैं दूसरे नियम को। और तीसरा नियम था न्यूटन क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो त्वरण का नियम की बात करें या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की बात करें, दोनों नियम एक ही होता है। इसमें किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है उस वस्तु के भार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम किसी भी वस्तु का जितना त्वरण उत्पन्न होगा, अगर उसका भार बढ़ाया जाए तो त्वरण कम होता है, अगर भार कम किया जाए तो उसका त्वरण अधिक होता है, जिसका फार्मूला होता है F बराबर ma। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है एक्शन एंड रिएक्शन में थ्योरी, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल। इसमें जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, धक्का देते हैं, तो वो चीज़ भी हमको धक्का देती है। तो जब हम उस वस्तु पर क्रिया करते हैं, धक्का देते, वो क्रिया कहलाती है। जब वो वस्तु उसके अगेंस्ट हमको ढकेलती है पीछे की ओर, तो वो प्रतिक्रिया बल कहलाता है। जैसे अगर हम एक बॉलर है, जब गेंद बैट्समैन को फेंकता है तो वो क्रिया बल कहलाता है। जब बॉल जो है बैट पर टच करती है तो फिर बैट भी उस बॉल को पुश करता है, धक्का देता है, और वो प्रतिक्रिया बल कहलाता है। और न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहता है जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और जब गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक उसकी स्थिति परिवर्तन के लिए कोई बल आरोपित न हो। अर्थात वो उस गतिमान है, उसको स्थिर करने के लिए कोई बल लगाना पड़ेगा, और स्थिर है तो उसको गतिमान करने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। ये 2 प्रकार की जड़त्व हो जाते हैं, एक स्थिर का जड़त्व, एक गति जड़त्व। स्थिर जड़त्व का मतलब होता है वस्तु जो स्थिर अवस्था में, उसको स्थिर का जड़त्व कहते हैं, और जो गति स्थिति में उसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। प्रश्न संख्या 9 है, हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्लांक के कारण ब्लॉक हो जाता है। यह ब्लॉक किस कारण होता है?
अगर हृदय रोग की बात करें और उसमें रक्त वाहिनियाँ या हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्लांक के कारण ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने का कारण मतलब जो उसकी रक्त वाहिनिकाएँ होती हैं उसमें कुछ रुक जाना या किसी कारणवश उसमें कोई भी चीज़ जाके रुक जाना जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से न हो पाता हो। तो ऑप्शन है रेनिन, कोलेस्ट्रॉल, टाइलिन और ट्रिप्सिन। इसमें ऑप्शन ए है जो रेनिन है वो आमाशय यानी कि पेट में पाया जाने वाला एक एंजाइम जो दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो है पेनक्रियाज में पाया जाने वाला एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन होता है उस पर क्रिया करके उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। और जब वो एमिनो एसिड में बदलता है तो वहाँ पे रक्त वाहिनिकाओं के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और ब्लड में दे दिया जाता है। और टाइलिन है एक प्रकार का स्लाइवरी एंजाइम है, यानी कि ये मुंह में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है। ये जो होता है जब हम कुछ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस पर ये त्वरित क्रिया करता है, उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। और चूंकि जब ये टाइलिन नामक एंजाइम आमाशय में जाता है तो वहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है और आमाशय में HCl के कारण वो एसिड अम्लीय होता है, तब अम्ल क्षार पर क्रिया करके इसको निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का उत्तर है वो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है जो अपच चीज़ होता है, जिससे फैट के रूप में कुछ जम जाता है। इसका निर्माण जो है लीवर में होता है और रक्त वाहिनियों में ये चला जाता है और वहाँ पे जाके इसका शरीर द्वारा कोई उपयोग नहीं होता और जाके जो हमारी रक्त वाहिनिकाएँ उसमें जम जाता है, जिससे रक्त वाहिनिकाओं का जो व्यास होता है, जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है। और जब हृदय रक्त को पंप करता है तो अब रक्त वाहिनिकों की जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं निकल पाता, जिससे हृदय पर जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण हृदय आघात होने का स्थिति में रहता है। और प्रश्न संख्या 10 है, कौन से व्यायाम में जंप बॉक्स अनिवार्य है? वर्टिकल जंप, इंक्लाइन पुशअप, पावर ड्रॉप, इंक्लाइन चेस्ट पास। वर्टिकल जंप में अगर देखें तो जंप बॉक्स सभी प्रकार की जो एक्सरसाइज चारों दिए गए हैं सब में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अनिवार्यता की बात आती है तो एक विशेष उत्तर आता है। इसमें क्या जो वर्टिकल जंप होता है इसमें खिलाड़ी या बालक जो होता है सीधे ऊपर की ओर जंप लेता है, जिसमें कोई जंप बॉक्स की आवश्यकता महसूस भी नहीं होती है। ऑप्शन सी है पावर ड्रॉप। पावर ड्रॉप में खिलाड़ी जो इसमें पार्टनर यानी कि सहायक के रूप में हो एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है, साथी खिलाड़ी होना भी जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सरसाइज करता है खिलाड़ी वो नीचे लेटे रहता है और ठीक सिर के पीछे एक खिलाड़ी उसका पार्टनर जो होता है खड़ा होता है, और इसमें बॉल जो होता है सोया हुआ खिलाड़ी ऊपर की ओर फेंकता है और उसको ऊपर खड़ा जो खिलाड़ी होता है उसको पकड़ के फिर नीचे की ओर छोड़ता है। ये क्रम बार बार चलता है, वो पावर ड्रॉप में होता है। और जो इंक्लाइंड चेस्ट पास है इसमें भी पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है, अनिवार्य होता है। इसमें एक दूसरे के सामने बैठ के या खड़े होकर बॉल को चेस्ट पे पास किया जाता है, जैसे बास्केटबॉल में हम चेस्ट पास करते हैं। और ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप में क्या होता है, आगे एक जो जंप बॉक्स होता है एक बॉक्स होना अनिवार्य है जिस पे हाथ रख के हम और पैर को नीचे जो बेस होता है उस पे रख के हम पुशअप लगाते हैं, उसको हम इंक्लाइन पुशअप कहते हैं।
अब आप सभी लोगों से विनती है कि यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और करवाएं भी, जिसके लिए आप सभी लोग को धन्यवाद।